हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रिकेट विद एसएच यूट्यूब चैनल। और आज हमारे साथ स्पेशल गेस्ट संचित भैया। और आज हम लोग टीम इंडिया की जर्नी के बारे में बात करेंगे इस वर्ल्ड कप की। तो हेलो हेलो संचित भैया, कैसे हो आप? हेलो हेलो, कैसे हो आप? मैं भी ठीक हूँ यार। बहुत अच्छा लग रहा है आपके शो पे आके। और इंडिया की अगर बात करें वर्ल्ड कप में, काफी पॉजिटिव्स भी थे, काफी नेगेटिव्स भी थे। सो इस पे डिस्कस करने बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा, बिकॉज ऐसे कुछ कुछ पॉइंट्स थे जहाँ पे हम सोच सकते हैं कि वी एज फैन शुड बी डिसअपॉइंटेड कि ऐसे हो ना पाया। तो उसके ऊपर हम बात करेंगे इस शो पे। यस। तो जब वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले सबको यही लग रहा था, और इंडिया थी भी फेवरेट्स, कि ये वर्ल्ड कप इंडिया को ही जीतना चाहिए, क्योंकि हम 2013 से कोई भी आईसीसी ट्रॉफी जीते नहीं है। और हर बार हम क्वालिफाई करते, लेकिन नॉकआउट मैच में हम हमारा हो जाता है, हम हार जाते हैं सारी टीम से। तो आज हम लोग उसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले, तो जब टीम इंडिया की वर्ल्ड कप जर्नी शुरू होने से पहले जब टीम आई, तो टीम पे बहुत ही कंट्रोवर्सी हुई थी, क्योंकि यूजी चहल, वरुण चक्रवर्ती, राहुल चहर, ये इन लोगों को सिलेक्ट किया गया, यूजी चहल को नहीं किया गया। बल्कि उनका आईपीएल परफॉर्मेंस भी बहुत ही अच्छा था। आप क्या कहेंगे इस बारे में? आई थिंक यस, जब स्क्वाड अनाउंस हो गई थी तो एक दो दिन तक तो बस वही बात सोशल मीडिया पे कही जा रही थी कि युजवेंद्र चहल को लेना चाहिए था। 2 साल 3 साल तक वो टीम इंडिया के साथ थे, उनको ट्राइड एंड टेस्टेड प्लेयर माना जाता था। बिकॉज तभी के टाइम पे आई थिंक युजवेंद्र चहल हमारे लीडिंग विकेट टेकर भी थे T20 इंटरनेशनल में। और यस। उन जैसे प्लेयर को हमने स्क्वाड के बाहर रखा विदाउट एनी क्लैरिटी। अभी तक बीसीसीआई ने बताया नहीं है कि क्यों युजवेंद्र चहल स्क्वाड में नहीं थे। तभी बहुत आउटरेज हुआ था, आई रिमेम्बर, आईपीएल के टाइम पे ही। और फैंस को यही घबराहट थी कि शायद ये बैकफायर ना कर जाए वर्ल्ड कप में, और अनफॉर्चुनेटली वही हो चुका है। और द बिगेस्ट थिंग इज दैट कि युजवेंद्र चहल को जब निकाले थे, उनके रिप्लेसमेंट राहुल चाहर थे। तो ऐसे माना गया था कि राहुल चाहर इज अ बेटर बॉलर इन फॉर्म देन युजवेंद्र चहल। बट वो राहुल चाहर भी हमें वर्ल्ड कप के ग्रुप स्टेजेस में दिखे नहीं। वरुण चक्रवर्ती को पहले 2-3 मैच खिलाए, और फिर डायरेक्टली अगेंस्ट स्कॉटलैंड या नमीबिया के नमीबिया के सामने खिलाफ हमें, नमीबिया के सामने, राहुल। यस, तो उनके सामने हमें राहुल चाहर दिखे गए, जबकि हमारा वर्ल्ड कप का सफर ऑलमोस्ट खत्म हो गया था। तो ये जो क्लैरिटी थी बीसीसीआई की तरफ से सिलेक्शन को लेके, वो हमें डे वन से नहीं दिखी। तो इसीलिए एज फैंस हम डिसअपॉइंटमेंट कह सकते हैं खुद को, बट इट इज व्हाट इट इज। और हार्दिक पांड्या जो कि बॉलिंग भी नहीं कर रहे थे बाद में, जब तीन दो न्यूजीलैंड और पाकिस्तान के मैच के बाद नमीबिया और स्कॉटलैंड के सामने और अफगानिस्तान के सामने बॉलिंग किए। तो मतलब जो मेन मैचेस है उसमें वो बॉलिंग नहीं करे, और बैटिंग से भी इतना कुछ अच्छा परफॉर्मेंस नहीं आया। फिर भी उनको सिलेक्ट किया गया, क्योंकि इंडिया के पास कोई अच्छा उनके जैसा ऑलराउंडर नहीं, यही वजह हो सकती है। एग्जैक्टली यस, आई थिंक मैं यही पॉइंट पे आने वाला था, बट आपने कवर कर दिया था। बिकॉज हार्दिक पांड्या एक ऐसा प्लेयर है जो हम इंडिया उन्हें ऑलराउंडर के हिसाब से देखा जाता है। बट अनफॉर्चुनेटली अभी हार्दिक पांड्या के कंपटीशन में कोई नहीं है। शायद अभी अभी जब न्यू स्क्वाड अनाउंस हो गई तो वेंकटेश अय्यर को बीसीसीआई वैसे देख रहे हैं कि ऐसा पोटेंशियल रिप्लेसमेंट फॉर हार्दिक पांड्या। बट जब भी वर्ल्ड कप की स्क्वाड अनाउंस हुई थी तो ऐसे बैटिंग बॉलिंग ऑलराउंडर कोई नहीं था। तो यस। पहले 2-3 साल अगर पहले की बात करें, देन शिवम दुबे आए थे बीच में। उन्होंने इंडिया के लिए कुछ कुछ गेम्स खेले थे। 2015 में स्टुअर्ट बिनी भी थे। बट ऐसे कोई स्टेबल प्लेयर नहीं था जो हार्दिक पांड्या जैसे ऑलराउंडर रहे ओडीआई में और T20s में। तो शायद इसी रीजन की वजह से बीसीसीआई ने हार्दिक पांड्या को स्क्वाड में लिया था, और रिस्क लिया था कि वो बॉलिंग करेंगे या ना करेंगे। बिकॉज वर्ल्ड कप के पहले भी उन्होंने यही बताया था कि आईपीएल में शायद हार्दिक पांड्या बॉलिंग कर लेंगे। बट मुंबई इंडियंस के लिए भी उन्होंने बॉलिंग नहीं की थी। और एज अ बॉलर इट इज ऑलवेज डिफिकल्ट कि इतने महीनों तक, इतने सालों तक आपने बॉलिंग नहीं की और आके पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के सामने बॉल डालोगे, तो ऑफ कोर्स इट इज गोना बी वेरी डिफिकल्ट। तो इट्स नॉट जस्ट हार्दिक पांड्या के लिए, बट कोई भी आप ग्रेट बॉलर लो, इट टेक्स टाइम टू गेट इनटू द ग्रूव। तो काफी डिसअपॉइंटिंग वे में हमने हार्दिक पांड्या को यूज किया इस वर्ल्ड कप में। आई थिंक मैं तो पहले से ही कह रहा था कि अगर हार्दिक पांड्या फिट नहीं है, फुल्ली फिट नहीं है, देन ही डजंट डिजर्व अ प्लेस इन द टीम। बिकॉज हार्दिक पांड्या एक ऐसे प्लेयर है जो ऑलराउंडर के लिए सिलेक्ट हो गए थे, ना कि बैटिंग के लिए।
तो हार्दिक पांड्या को फिनिशर के हिसाब से माना गया था, बट उनकी परफॉर्मेंसेस ये वर्ल्ड कप में उतनी खास नहीं थी अपार्ट फ्रॉम 1 और 2 मैचेस, जिससे हम फैंस ऐसे सिक्योर रहे उनके पोजीशन के लिए। तो आई थिंक सिलेक्शन के वाइज बीसीसीआई ने थोड़ी गलती की यहाँ पे हार्दिक पांड्या को लेकर। और आपने बात की वेंकटेश अय्यर की, तो उनको भी सिलेक्ट किया गया, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो ओपन करते हैं, बॉल भी उनका अच्छा आता है, गिरता है, लेकिन वो ओपन करते तो भी प्रॉब्लम होगी। फिनिशिंग के लिए खिलाए या ओपन कराए, क्योंकि ओपनर्स तो बहुत है हमारे पास। और एग्जैक्टली यस। और बोल बोल। और भैया, आपको ये लगता है कि मतलब हमें फियरलेसली खेलना चाहिए, जैसा इंग्लैंड का टेम्पलेट है T20 क्रिकेट खेलने का, वैसा हम ओडीआई जैसा खेलते, मतलब 10 ओवर तक टुक 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 टुक, उसके बाद फिर उड़ाने लगते। तो पहले ओवर से जैसे हमने देखे थे अफगानिस्तान के खिलाफ, हमने 210 रन बना दिए थे केएल राहुल और रोहित शर्मा की ओपनिंग पार्टनरशिप की वजह से। तो आप क्या कहेंगे? एग्जैक्टली और मैं तो मतलब ये जो इंग्लैंड का टेम्पलेट है, आई एम अ बिग बिग फैन ऑफ दिस इंग्लैंड टेम्पलेट, बट प्रॉब्लम यहाँ आती है कि हमारे पास उतने रिसोर्सेस है क्या जैसे ऐसे खेलने के लिए। तो अफगानिस्तान के सामने हम ऐसे खेल पाए बिकॉज हम वी हैड एक्चुअली नथिंग टू लूज। तो हमें ऐसे कुछ फियर नहीं था कि अगर हारे तो क्या होगा, जीते तो क्या होगा, बिकॉज हमें हमें हमारे माइंड में बस एक ही टारगेट था कि 200 मारो, नेट रन रेट से जीतना है। जब ऐसा माइंडसेट होता है ना, तो बहुत इजीली हम खेल पाते। बट जब अगेंस्ट पाकिस्तान और अगेंस्ट न्यूजीलैंड की बात करें, तो वो फियर ऑफ लूजिंग बहुत था ये टीम के लिए। तो हार गए, अगर हम मारने गए और हार गए तो क्या होगा, पब्लिक क्या रिएक्ट करेगी, सिलेक्टर्स हमें चांस देंगे या नहीं, क्योंकि 5 बॉल में 20 रन मारना और 20 बॉल में 30 रन मारना थोड़ा डिफरेंस है। तो सिलेक्टर्स अनफॉर्चुनेटली कंसिस्टेंसी और रन्स को रिवॉर्ड करें, ना कि स्ट्राइक रेट को। तो शायद इसी रीजन की वजह से प्लेयर्स भी थोड़े कंजर्वेटिव माइंड में गए थे। और अगर इंग्लैंड की बात करें, देन वो ऐसा ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेल पाते बिकॉज उनकी बैटिंग नंबर 7, नंबर 8, कभी कभी नंबर 9 तक भी जाती है, क्रिस वोक्स अगर टीम में रहे तो। बट इंडिया की अगर बात करें, देन हार्दिक पांड्या के बाद ऐसे कोई बैटर नहीं है जिसको हम ट्रस्ट कर पाए, बिकॉज हार्दिक पांड्या और हार्डली भुवनेश्वर कुमार अगर वो टीम में रहे तो उनको हम लोग कैसे मान सकते कि वो अटैक करे। तो शायद इसी रीजन की वजह से हम ऐसे कंजर्वेटिव वे में खेल रहे हैं। तो अभी न्यू एरा हम लोग बोल रहे हैं विथ राहुल द्रविड़ एज द कोच, तो शायद ये टेम्पलेट हम देख पाए अगले 1-2 साल में, होपफुली। और भैया, ये आप क्या कहना चाहेंगे, टॉस इतना बड़ा फैक्टर था कि ड्यू के लिए? क्योंकि हमने देखा इंग्लैंड ने श्रीलंका के खिलाफ जो खेला था, बटलर ने बाद में सेंचुरी भी मारी थी वो मैच में। तो टॉस इतना बड़ा टेम्पलेट है, मतलब फैक्टर है। आई थिंक अगर रिकॉर्ड और स्टैटिस्टिक्स और रिकॉर्ड की बात करें तो शायद टॉस वाज अ बिग फैक्टर। बट इंग्लैंड और वो जो बटलर का मैच था, आई थिंक इट वाज वेरी वेरी एक्सेप्शनल इनिंग्स फ्रॉम बटलर। बट वो इनिंग्स शारजा में खेली गई थी, और शारजा में ऐसे बहुत से इंस्टेंसेस आए थे जबकि बैटिंग फर्स्ट वाली टीम ने आराम से टारगेट अपना सक्सेसफुली डिफेंड कर लिया था। और अनफॉर्चुनेटली फॉर अस, हमने पहले दोनों मैच दोनों दुबई में खेले गए थे, वहां पे ड्यू फैक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट था। तो इवन अगेंस्ट पाकिस्तान जब हम बॉलिंग करने आए थे, 150 कुछ डिफेंड करने आए थे, तभी ड्यू बहुत प्रेजेंट था राइट फ्रॉम द फर्स्ट ओवर। और इवन न्यूजीलैंड के सामने, हाँ मतलब 110 मारना वाज नॉट जस्टिफाइड। आई थिंक बैटिंग वाइज हमने बहुत ही मतलब मिस्टेक की थी, बट ऐसे पूरा ब्लेम करना टॉस पे कि हम 2 मैच हारे बिकॉज ऑफ टॉस, आई थिंक इट्स रियली नॉट राइट। बिकॉज पाकिस्तान के सामने हम कह सकते हैं कि शायद टॉस वाज अ बिग फैक्टर, बट अगर न्यूजीलैंड की बात करें, देन आई डोंट थिंक कि हम टॉस की वजह से हारे। आई स्टिल फील कि अगर हम वो मैच 150-160 रन मार पाते, देन शायद हम थोड़े कम्पिटिटिव रह पाते वो मैच में। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक टॉस शुडंट बी द ओनली फैक्टर बिकॉज ऑफ आवर वर्ल्ड कप एग्जिट। यस, बड़ा फैक्टर था, बट हम हमारी बैटिंग को भी ब्लेम कर सकते हैं, हमारी बॉलिंग को भी उतना ही ब्लेम मिलना चाहिए आई फील। और भैया, आपने न्यूजीलैंड के मैच की बात की, न्यूजीलैंड के मैच में आपने देखा होगा रोहित शर्मा 3 नंबर पे आए थे। ऐसा बताया जा रहा था, बहुत सारे रिपोर्ट्स आ रही थी कि उनको लेफ्ट आर्म सीमर के खेलने से तकलीफ होती है, ट्रेंट बोल्ट थे उनके पास। तो आप क्या कहेंगे, रोहित शर्मा 3 नंबर पे और ईशान किशन और केएल राहुल ओपन किए थे?
आई थिंक वो जो मूव था, आई फेल्ट इट वाज वेरी ऑड बिकॉज वो जो सर्कमस्टांसेस थी हमारे लिए, वो मस्ट विन मैच था और ये टीम इंडिया को भी मालूम था और फैंस को भी मालूम था। तो वो यस। पॉइंट पे आके थोड़े इतने चेंजेस करना वाज रियली नॉट नीडेड, स्पेशली न्यूजीलैंड जैसी टीम के सामने। हाँ, अगर नामीबिया या स्कॉटलैंड जैसी टीम के सामने अगर एक्सपेरिमेंट करना चाहते थे देन कर सकते थे, बट सेकेंड मैच ऑफ द टूर्नामेंट और ऐसे एक्सपेरिमेंट करना। और वो मैच के पहले विराट कोहली ने क्लियरली ये भी बता दिया था कि रोहित शर्मा एज एन ओपनर उनको ड्रॉप नहीं कर सकते, हाँ, जब किसी ने रिपोर्टर ने ईशान किशन बीच के में बारे में बताया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक रिपोर्टर ने पूछा था कि आर यू किडिंग, वो बताइए फनी था। एग्जैक्टली और उसके बाद ही हमने ईशान किशन को ओपनिंग करते हुए देखा। हाँ, मतलब ईशान किशन है ओपनर अच्छे, बट रोहित शर्मा को नंबर 3 पे लाके यू आर जस्ट मतलब क्या बोलते हैं, एडवांटेज जो रहता है इंडियन बैटिंग ऑर्डर का, जो फियर्ड बैटिंग ऑर्डर है, उसको ही आप मतलब निकाल रहे हो। तो वो शायद मतलब थोड़ा ऑफ मूव था। आई फील कि वहां पे थोड़ी गलती की थी और हमारे बैटिंग कोच ने भी आके ये बता दिया था कि द रीजन वाई रोहित शर्मा नंबर 3 पे आए बिकॉज उनको ऐसे चाहिए था कि मिडिल ऑर्डर में ज्यादा लेफ्ट हैंडर्स ना हो। अगर ईशान किशन मिडिल ऑर्डर में आते देन ईशान किशन, ऋषभ पंत, ये सब और जडेजा, ये 3 लेफ्ट हैंडर्स मिडिल ऑर्डर में रहते और शायद उनको वो डिसएडवांटेज हो जाता मिडिल ऑर्डर में। तो ये रीजन देख के हमें हमें बता दिया था आफ्टर न्यूजीलैंड गेम, बट आई स्टिल फील कि वो शायद रॉन्ग होता। रोहित शर्मा एज एन ओपनर इज द बेस्ट पोजीशन ही कैन बैट, और वो हमें दिख भी गया था अफगानिस्तान के सामने जब उन्होंने वो इनिंग्स खेली थी दिवाली के दिन। भैया, और ये जब टीम सिलेक्ट हुई थी उससे पहले रविचंद्रन अश्विन का मतलब आई थिंक 3-4 साल बाद वापसी हो रही थी। 2017 में उन्होंने आखिरी मैच खेला था ये वाइट बॉल क्रिकेट में इंडिया से। तो आप कैसा देखते हैं रविचंद्रन अश्विन को? टीम बीसीसीआई ने कैसे लाया, मतलब वर्ल्ड मतलब वाइट बॉल क्रिकेट में, और उन्होंने अच्छा भी किया है। अश्विन की अगर बात हाँ, अश्विन की अगर बात करें 2017 से, उसके बाद पहली बार हमें अश्विन को इंडियन ब्लू कलर्स में दिखे गए थे। आई थिंक वेस्ट इंडीज का सीरीज था जब हमें लास्ट टाइम अश्विन को देखा गया था आफ्टर चैंपियंस ट्रॉफी। तो आई थिंक ही वाज जस्ट एज अ रिप्लेसमेंट फॉर वॉशिंगटन सुंदर बिकॉज वो जस्ट इंजर्ड हो गए थे आईपीएल चालू होने से पहले और उनके वजह से उनकी सिलेक्शन ना हुई थी वर्ल्ड कप में। तो अश्विन ने भी बहुत अच्छा प्रदर्शन दिखाया गया था आफ्टर, आई थिंक पाकिस्तान के सामने वो नहीं खेले थे, उनको बाद में लाया गया था। तो आई थिंक अश्विन की अगर बात करें देन लॉन्ग टर्म फ्यूचर के हिसाब से ही इज नॉट गोइंग टू बी इन द टीम आई फील। बट अगर अभी 2022 की बात करें, अब 2022 में फिर से T20 वर्ल्ड कप है, तो शायद हाँ, हमें अश्विन दिख पाए बिकॉज उनका रिकॉर्ड ऑस्ट्रेलिया में काफी अच्छा है, वहां पे बाउंसी ट्रैक भी है और अश्विन के वेरिएशन और लॉन्गर साइड बाउंड्री शायद वहां पे काम आ जाए। बट यही बात आती है कि अगर ऐसा कोई स्पिनर है जो इंडियन टीम डोमेस्टिक रैंक्स में ऑफ स्पिनर है जो अश्विन को चैलेंज कर पाए। तो वॉशिंगटन सुंदर ने जब लास्ट टाइम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज हुई थी तब उन्होंने अच्छा प्रदर्शन दिखाया था। तो अगर वॉशिंगटन सुंदर फिट होते और वो टीम इंडिया के लिए वापस खेलने लगते, तो इज इट फेयर ऑन वॉशिंगटन सुंदर टू बी ड्रॉप्ड फॉर समवन लाइक अश्विन? बिकॉज हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि वॉशिंगटन सुंदर जैसे प्लेयर ही हमारे फ्यूचर है, ना कि अश्विन जैसे। अश्विन 1-2 साल तक खेल लेंगे बट उसके बाद क्या? तो अगर हमें टीम बनानी है आगे के लिए देन आई थिंक वी शुड ट्राई टू लुक फॉर डिफरेंट ऑप्शन एज वेल। अश्विन इज अ ब्रिलियंट बॉलर बट अभी राहुल द्रविड़ के अंदर वी आर सीइंग दिस एज अ न्यू बिगनिंग। तो आई थिंक यंगस्टर्स को भी मतलब चांस देना चाहिए आई फील, अकॉर्डिंग टू मी। और भैया, ये वर्ल्ड कप के बाद बहुत लोगों ने इंडियन टीम को क्रिटिसाइज किया, मतलब ये वर्ल्ड कप हारे या बहुत क्रिटिसाइज हुआ इंडियन टीम को। लेकिन आप क्या सोचते हैं? मतलब सब बोल रहे हैं कि चेंज कर दो, सबको हटा दो, सिर्फ विराट कोहली को रखो, मेन है उसको रखो, बाकी पूरी यंग टीम लाओ। आप क्या सोचते हैं उसके बारे में? आई थिंक क्रिटिसिज्म तो होने ही वाला था, मतलब इतने हमें फेवरेट्स माने गए थे बिफोर द वर्ल्ड कप, और 2 महीने तक आईपीएल की प्रैक्टिस और कंडीशंस में भी हम इतने स्टेबल हो गए थे कि फेवरेट्स होना आई थिंक इट वाज जस्टिफाइड। बट पहले ही 2 मैच हारे, जैसे जिस वे में हम हारे, मतलब मैच हारना इट्स फाइन बट जैसे हम हारे वो मैच, वो दोनों मैच वन साइडेड, पाकिस्तान के सामने 10 विकेट से और न्यूजीलैंड के सामने 8 विकेट से, आई थिंक उसके लिए क्रिटिसिज्म वाज नीडेड। तो फैंस जब कह रहे थे कि पूरा सब कुछ चेंज कर दो, तभी वो आई थिंक वो इमोशन बाहर आ गया था। बट आई डोंट फील कि इतना कुछ चेंजेस करना चाहिए। यस, मतलब चेंजेस आर नीडेड, रिवैम्प इज नीडेड, बट अगर हम बात करें कि किस टाइप में चेंजेस चाहिए, देन सबसे पहले जब आपने हमें मुझे कहा था कि इंग्लैंड जैसा टेम्पलेट हमें इंडिया में दिखना चाहिए या नहीं, आई थिंक सबसे पहले माइंडसेट चेंज करो।
ये जो प्लेयर्स है इंडियन टीम में अभी, लाइक ईशान किशन, ऋषभ पंत, अभी ऋतुराज गायकवाड़ भी दिखेंगे हमें, वेंकटेश अय्यर शायद दिख पाए एक दो महीने के लिए अगर वो अच्छे परफॉर्मेंस दे दिए। तो ये सब जो न्यू आईपीएल स्टार्स है वो अपने आईपीएल टीम के लिए ऑलरेडी अच्छे टेम्पलेट और अच्छे माइंडसेट से खेलते आ रहे हैं। तो वही टेम्पलेट जो आईपीएल टीम्स यूज कर रही है वो अगर इंडियन टीम में दिख जाए तो आई थिंक इट विल बी बेटर। तो अभी अगर इंडियन टीम की बात करें तो इट्स लाइक कि अगर केएल राहुल, रोहित शर्मा और विराट कोहली नहीं खेले देन कोई नहीं खेलता। वी आर टोटली डिपेंडेंट ऑन द टॉप थ्री टू परफॉर्म एवरी टाइम। और पहले दो मैचेस में वो तीनों नहीं खेले। यस, कोहली खेले थे पाकिस्तान के सामने, बट अकेला कितना खेलेंगे? अगर कोहली ना खेल पाते तो 150 भी ना होता। तो वही बात आती है कि हम इतने डिपेंडेंट हो गए टॉप थ्री में कि अगर वो तीनों का बैट डे रहा देन हम मैच बुरी तरह हारते हैं। तो आई थिंक सबसे पहले वो माइंडसेट चेंज करना चाहिए। वी शुड स्टॉप डिपेंडिंग ऑन द टॉप थ्री। तो इसके लिए हमारे जो मिडिल ऑर्डर है वो सबसे पहले हमें स्टेबल करना पड़ेगा। हार्दिक पांड्या का जो जैसे हुआ इशू, आई थिंक वी शुड बी क्लियर 5 और 6 मंथ्स बिफोर ही कि हमारा नंबर 4 कौन है, नंबर 5 कौन है और नंबर 6 कौन है। अगर ये हम क्लियर रहे देन आई थिंक वी वोंट हैव एनी प्रॉब्लम, बिकॉज जब क्लैरिटी रहती है टीम सिलेक्शन में देन वी कैन ऑल्सो लुक फॉर बैकअप्स। अरे अगर हार्दिक पांड्या वर्ल्ड कप के एक दो दिन पहले इंजर्ड हो गया देन हमारे पास ये प्लेयर है। अरे अगर ऋषभ पंत इंजर्ड हो गया देन हमारे पास ये प्लेयर है। ये सब तभी ही होगा जब हमारे पास प्रॉपर क्लैरिटी रहेगी। तो अभी ये जो 12 महीने का टाइम मिला है, ये जो बायलैटरल सीरीज है हमारे, अभी न्यूजीलैंड के सामने है 17 तारीख से, तो ये सब टाइम ही है जब हम टेस्ट कर पाए हमारे बेंच स्ट्रेंथ को। तो तभी आई फील कि वी शुड बी लुकिंग टू यूज दिस बायलैटरल सीरीज एज वे ऑफ एक्सपेरिमेंट। और भैया ये हम नॉकआउट मैचेस में इतना घबरा मतलब इतना नर्वस क्यों हो जाते हैं? मतलब जैसे अब हम 2014 से देख रहे हैं, हर बार हम क्वालिफाई की लेकिन हम बहुत घबरा जाते हैं, नर्वस हो जाते हैं। ये इसका क्या कहेंगे आप? मतलब आई आई थिंक ये मोर देन द क्रिकेटिंग रीजंस, आई थिंक ये मेंटल रीजंस शायद हो सकता है। बिकॉज नॉट ये जो प्रॉब्लम है वो सिर्फ इंडिया की नहीं थी। आई थिंक इवन इफ यू सी साउथ अफ्रीका भी हमारे जैसे। हाँ ओके, सो मैं प्रीवियस आंसर फिर से रिपीट करता हूँ, शायद नेटवर्क का थोड़ा इशू हुआ था बीच में। ओके, तो अगर सेमीफाइनल्स की प्रेशर की बात करें देन आई फील इट्स मोर टू डू विद द मेंटल गेम रादर देन ऑन फील्ड परफॉर्मेंस। तो शायद इसी रीजन की वजह से पाकिस्तान भी इंडिया के सामने ऐसे हारती थी। इवन दो कभी कभी तो ऐसे भी था कि मतलब पाकिस्तान की जो टीम थी वो इंडिया से मच बेटर थी इन दी अर्ली 90s और लेट 90s, बट फिर भी वो इंडिया के सामने हारते थे जस्ट बिकॉज ऑफ दैट मेंटल ब्लॉक। तो वो फियर ऑफ लूजिंग, मतलब ऐसे होता है ना कि जब आप किसी टीम के सामने हमेशा हार रहे हो और किसी प्लेस पे आके हमेशा हार रहे हो तो वो मेंटल में हमेशा रहता है। तो शायद इसीलिए हम इंडिया का रिकॉर्ड अगेंस्ट न्यूजीलैंड भी देख रहे हैं इन द वर्ल्ड कप्स एंड आईसीसी इवेंट। तो ये जो मेंटल प्रेशर है आई थिंक वी शुड बी लुकिंग टू टैकल दिस। सो आई एम रियली हैप्पी कि ऐसे टाइम पे वी हैव समवन लाइक राहुल द्रविड़ एट द हेल्म जो ड्रेसिंग रूम को काम रखे। जब अगर हम ये टीम इंडिया को किसी सेमीफाइनल में देखे इन द फ्यूचर देन आई थिंक वी वोंट हैव सच काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम, बिकॉज तभी ड्रेसिंग रूम को अगर हम मेंटली काम रखे तो शायद हमें परफॉर्मेंसेस भी दिख जाए। और भैया अभी एंड ऑफ एरा हो गया रवि शास्त्री और इंडियन कोच का, इंडियन कोचिंग स्टाफ का। तो इन्होंने बस आईसीसी ट्रॉफी छोड़ के टेस्ट में बहुत ही अच्छा काम किया है। मतलब ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में हराया है, इंग्लैंड को ऑलमोस्ट इंग्लैंड में हरा दिया है, वो बस एक मैच था। और भी बहुत सारे अचीवमेंट्स किए। तो आप इनको कितनी रेटिंग देंगे 10 में से? आई वुड एक्चुअली रेट देम 8.5 आउट ऑफ 10। आई नो कि मतलब रवि शास्त्री जैसे अगर कोच की बात करें देन सोशल मीडिया पे वो बहुत हेटेड हो जाते हैं बिकॉज ऑफ सम और द अदर रीजन, बट आई फील कि टू बी ऑनेस्ट एज फैंस वी शुड नॉट हेट देम जस्ट बिकॉज ऑफ आईसीसी परफॉर्मेंस। हाँ मतलब सेमीफाइनल फाइनल में आके हम कितने बार हारे हैं और इट रियली हर्ट्स, बट अगर कंसिस्टेंसी और टीम परफॉर्मेंस की बात करें देन ये जो टीम की अगर ट्रांसफॉर्मेशन देखे आप 2015 से लेके अब तक, अनबिलीवेबल ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है एंड नॉट जस्ट विद द बैटिंग बट ऑल्सो माइंडसेट। मतलब पहले की अगर हम बात करें, आई डोंट नो इफ यू आर ओल्ड इनफ टू रिमेम्बर, बट जब 2015 के पहले जब हम ओवरसीज टूर करते थे तब हम एक मैच जीतते थे ना किसी भी जगह इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया में, हम खुश रहते थे। मतलब एक मैच जीते हम खुश है, वी डिड वेल। बट अभी माइंडसेट चेंज हो गया जब से रवि शास्त्री, भरत अरुण और विराट कोहली की कैप्टनसी इन टेस्ट फॉर्मेट अगर बात करें, वो पूरा माइंडसेट चेंज हो गया। हम एक मैच से खुश नहीं, हमें पूरी सीरीज जीतनी है। और शायद इसी रीजन की वजह से हमने इंग्लैंड में अभी 2-1 है विथ 1 मैच टू गो, ऑस्ट्रेलिया में 2 सीरीज बैक टू बैक हम जीत के आए हैं,
अभी बस साउथ अफ्रीका की बात है और न्यूजीलैंड में एक ही सीरीज हो गई थी मतलब रिसेंट टाइम्स में, तो वो माइंडसेट पूरा ओवरऑल चेंज होगा और यू शुड एक्चुअली थैंक समवन लाइक रवि शास्त्री, बिकॉज उनका जो एटीट्यूड है वो पूरे टीम कल्चर में दिखा जा रहा है। और ऑल्सो भरत अरुण, जब से भरत अरुण बॉलिंग कोच हुए हैं हमारी बॉलिंग परफॉर्मेंसेस बहुत इंप्रूव हुई है, नॉट जस्ट टेस्ट में बट ऑल द फॉर्मेट्स। तो समवन लाइक ईशांत शर्मा टेस्ट में हमें दिखे एकदम अच्छे परफॉर्मेंसेस में, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सब जो प्लेयर्स हैं, आई थिंक यू शुड कंप्लीटली अप्रिशिएट भरत अरुण फॉर बॉलिंग परफॉर्मेंस एंड रवि शास्त्री फॉर द ओवरऑल head coach that he has been doing for the recent years. So I'm really happy with their performances and that is why 8.5 दूंगा। हाँ 10 on 10 भी दे सकता था बट जस्ट कि आईसीसी टूर्नामेंट्स में ये एक दो सिलेक्शन एरर्स की वजह से शायद वहां पे पॉइंट्स गवा गए हैं अकॉर्डिंग टू। ओके भैया, बहुत मजा आया आपसे बात करके। और गाइस, आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। और मैंने संचित भैया की डिस्क्रिप्शन में ट्विटर और इंस्टाग्राम की लिंक दे दी हो, फटाफट जाकर उनको फॉलो करो। और थैंक यू संचित भैया, बाय। थैंक यू फॉर कॉलिंग मी ऑन द शो, मजा आया मुझे। प्लेजर, इट्स माय प्लेजर, बाय।